क्या पॉइंट है, वापस से सुन लो, क्या पॉइंट है? रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे? दैट इज फॉर्म्ड ऑन इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन, सॉल्यूशन को इवोपोरेट करेंगे, ठीक है, रोल सल्फर के सॉल्यूशन को, किसके अंदर? CS2 के अंदर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया यार, ये सिंक नहीं करता, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मेरे साथ। बट डिजॉल्व्स इन सम एक्सटेंट इन बेंजीन, ठीक है, तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये डिजॉल्व हो जाता है कुछ हद तक, कुछ हद तक किसके अंदर? बेंजीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व हो जा रहा है, लेकिन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। बात ये है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, और CS2 भी ऑर्गेनिक CS2 भी है ना, तो इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन CS2। CS2 के अंदर तो हो ही रहा है सॉल्यूबल, अगर सॉल्यूबल नहीं होता तो फिर रोम्बिक सल्फर का क्रिस्टल कैसे बनता? तो हमने क्या किया है, रोल सल्फर लिया है, उसको मेल्ट कर दिया है, मेल्ट करके CS2 के अंदर मिला दिया और इसी सोल्यूशन को एवोपरेट कर दिया। तो एवोपरेट करने से जो हमारे क्रिस्टल्स मिल रहे हैं ना, वो रोम्बिक सल्फर के मिल रहे हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो ये वाटर के अंदर सो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, बेंजीन के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, एल्कोहल के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, और ईथर के अंदर कुछ हद तक सॉल्युबल होता है, और इट इज रेडिली सॉल्युबल इन CS2। CS2 के अंदर बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लिखो इतना, हेलो, गुड इवनिंग, हाँ बोल रहा हूँ, कहाँ से? तो आ जाते हैं वापस से यार, थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर की, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की थी अल्फा सल्फर की, अब हम बात करेंगे बीटा सल्फर की, ठीक है। बीटा सल्फर की बात कर लेते हैं हम। तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 393 केल्विन है बीटा मेल्टिंग पॉइंट का, ओ सॉरी बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 393 केल्विन, मतलब अल्फा से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है, इसका मतलब उससे हल्का है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। किसका डेंसिटी? अल्फा सल्फर, ठीक है। बीटा सल्फर का थोड़ा सा डेंसिटी कम है। इट इज सॉल्यूबल इन CS2, CS2 के अंदर सॉल्यूबल है। एक सेकंड यार, देखूं एक बार सिंक काम कर जाए तो अच्छा है, ऐसे तो बड़ी समस्या होती है। मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, ठीक है। तो दिस कैन बी, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाई, ये फॉर्म कैसे बनता है, मतलब बीटा सल्फर कैसे बनता है, ये तो अभी मैंने बताया ही है कि आपको क्या करना है, अल्फा सल्फर को हीट कर देना है। तो दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। तो जो रोम्बिक सल्फर आपने अभी बनाया है ना, उसको आप मेल्ट कर लीजिए, ठीक है, इन अ डिश, डिश के अंदर, एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड। तो उस फिर उसको कूल कर दो, ठीक है, उसको कूल कर दो। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, ठीक है, जो क्रस्ट बनेगा उसके अंदर 2 होल करेंगे, एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट। तो जो बचा हुआ लिक्विड होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, बात समझ गए। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, क्रस्ट को रिमूव करने पर कलरलेस नीडल शेप्ड सल्फर ऑफ बीटा सल्फर और ऑब्टेन्ड, ठीक है, कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल,
ठीक है, नीडल शेप क्रिस्टल होंगे, वो बीटा सल्फर के क्रिस्टल्स होंगे। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो निडल शेप होगा कौन? बीटा सल्फर। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। ठीक है, तो ये स्टेबल होगा 369 केल्विन के ऊपर एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये सब ना याद नहीं रखना है तुम्हें, ये कितने केल्विन पर स्टेबल है ये सब याद नहीं रखना है, ये तो बस ऐसे ही है। ये मेल्टिंग पॉइंट कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे कंपाउंड्स हैं, किस किस का याद रखता हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डेटा याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही सुन लिया तुमने एक बार। ठीक है, चलिए। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। कन्वर्सली अल्फा सल्फर जो होता है ना, अल्फा सल्फर जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले, इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। वो 300 मतलब 369 केल्विन के बिलो स्टेबल है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर अबव दिस। समझ गए होगे क्या बोला मैंने? ठीक है, चलिए यही वाला पॉइंट ना मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जो अभी मैंने समझा आपको। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या लिखा है वो समझो। लिखा ये है कि अल्फा सल्फर जो है, सॉरी बीटा सल्फर जो है वो 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल है। ठीक है, इसको मैं देखो नीचे लिख दे रहा हूँ। बीटा सल्फर, ठीक है, बीटा सल्फर इज स्टेबल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन लग रही है, पता नहीं क्यों। बीटा सल्फर स्टेबल अबव, है ना, अबव 369 केल्विन, अबव 369 केल्विन। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये बीटा सल्फर जो है ना वो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा बिलो 369 केल्विन एंड बीटा सल्फर, बीटा सल्फर, ठीक है, ध्यान से एक बार पॉइंट देख लो, कन्वर्ट्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो 369 केल्विन। तो 369 केल्विन के नीचे बीटा सल्फर अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट पता नहीं क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट सा लगता है मुझे, ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लिया जाना चाहिए पेपर के अंदर। तो एक बार ये लाइन याद कर लेना। यहाँ पर 369 का इंपॉर्टेंस सा लग रहा है मुझे। 369 केल्विन के ऊपर बीटा सल्फर स्टेबल होगा और बीटा सल्फर अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा 369 केल्विन के नीचे। ये ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब वहां पर उल्टा अगर बोलें तो क्या होगा? उल्टा एक पॉइंट याद रखो तुम, उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा? अल्फा सल्फर स्टेबल होगा 369 केल्विन के नीचे, तो 369 केल्विन के नीचे अल्फा होगा। देखो इसको आसान भाषा में लिख लेते हैं, ऐसे ये लाइन है 369 केल्विन की। ठीक है, 369 केल्विन की लाइन है, इसके नीचे अल्फा होगा और इसके ऊपर बीटा होगा स्टेबल। बस ये डायग्राम याद करना, समझे क्या? ये एक डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है।
ठीक है ना, ये एक डायग्राम बना लेना। अच्छा, पता है इस टेम्परेचर को ना ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर नीचे अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर लाई कर रहा है, इसलिए 369 केल्विन को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल रहे हैं। इसलिए 369 केल्विन को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल रहे हैं। ये ठीक है। चलो आगे देखो, दोनों सल्फर कौन कौन से, रोम्बिक सल्फर भी और मोनोक्लिनिक सल्फर भी, मतलब अल्फा सल्फर भी बीटा सल्फर भी, दोनों के पास एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो एसिड है। एसिड का शेप कैसा दिख रहा है, वो यहाँ पर है, ये एसिड है, डब्ल्यू शेप दिख रहा है ना आपको, ये एसिड है, ऑक्टा सल्फर। आगे क्या है, दीज एसिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, ये पैक्ड होते हैं टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। द एसिड रिंग इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स इज पकड़। ठीक है, देखो आप क्या यहां पर बोला है, एक तो पहला ये पॉइंट याद रखना है तुम्हें कि अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों ही का शेप क्या होगा, एसिड, मतलब दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसिड। आगे क्या बोला है, दीज एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग, देखो यहां पर क्या है ना, ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये देखो ये स्ट्रक्चर, एक सेकेंड ना, अच्छा इसको क्राउन, अच्छा ये क्राउन शेप है ना, एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या बोला है, एसिड रिंग इन बोथ द फॉर्म इज पकड़। पकड़ मतलब क्या होता है, मतलब सिलवटे पड़ जाना। ठीक है, ऐसे सिकुड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। तो एंड हैज अ क्राउन शेप, क्राउन शेप है। द मॉलिक्यूलर डायमेंशंस आर गिवन इन फिगर 7.1a। तो यहाँ पर दो फिगर है, S8 और S6, ये S6 है। ठीक है, शेप बना लेना, S8 कैसा दिखता है, S6 कैसा दिखता है। अच्छा ये क्राउन शेप थोड़ी ना होगा यार, इसको क्राउन शेप क्यों बोल रहे हैं लोग। देखो ये होगा ना क्राउन शेप, ये क्राउन जैसा दिख रहा है ये वाला, ये तो ऐसे चेयर फॉर्म में, ये क्राउन शेप है ना ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been ये क्या है, अच्छा ठीक। Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades in cyclo S6. The ring adopts the chair form. Yes, correct. ये chair form है ना, ये कौन सा फॉर्म है, ये chair form है, और ये क्राउन शेप है। इतना ठीक है। तो कोई बात नहीं है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज। अच्छा एक चीज़ है, ये बोल रहा है ना यहाँ पर कि इन साइक्लो S6 द रिंग एडॉप्ट्स द चेयर फॉर्म। मतलब क्या है कि 6 से लेके 20 तक सल्फर एटम एक रिंग बनाते हैं, जिसमें आपको 2 ही पार्ट दिखाए गए हैं। मतलब
देखो S6 भी होता है, S8 भी होता है, S20 तक भी होता है, ठीक है, सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर। लेकिन हमें हमारे हमारे बुक में ना S6 दिखाया गया और S20 दिखाया गया है, ये दो दिखाए गए हैं, S6 और S20 दिखाया गया है। अब साइक्लो S6 में ये चेयर फॉर्म अडॉप्ट कर रहा है, द मॉलिकुलर डायमेंशंस आर शोन इन द फिगर, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ये वाली लाइन। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, 1000 कैल्विन से ज़्यादा या 1000 कैल्विन के बराबर का टेम्परेचर रख दें, S2 इज द डोमिनेंट। कौन सा सल्फर हमें मिलेगा, सल्फर S2 के फॉर्म में होगा। सल्फर कौन से मॉलिकुलर फॉर्म में होगा, S2 के फॉर्म में होगा, तो S2 डोमिनेंट स्पीसीज होगा उस केस में। एंड इट इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2, तो S2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि S2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और एक लाइन लिखनी है आपको, S2 इज पैरामैग्नेटिक। एंड दो पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से नज़र आते हैं मुझे। तो देखो क्या पॉइंट है, एक तो पहला पॉइंट ये है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर इज इन द फॉर्म ऑफ, सल्फर इज इन द फॉर्म ऑफ S2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड पॉइंट ये है S2 इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, मतलब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर S2 एक पैरामैग्नेटिक है और एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब क्या है, रफली 1000 कैल्विन की बात कर रहे हैं। तो 1000 कैल्विन पर जो हमें स्ट्रक्चर सल्फर का मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज S2, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो बात हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यू नो S2, है ना, अभी हमने पढ़ा। तो इन वेपर स्टेट, अब इतना, अब भाई आप देखिए सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत कम था, तो मेल्ट हो जाएगा, तो वो इतने ज़्यादा कैल्विन पर, 1000 कैल्विन पर वो वेपोराइज हो जाएगा। तो वेपर स्टेट में सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल। तो ये भी, ये पता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे सब लोग लिखते चलना, क्योंकि हम लोग NCERT ही पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इन वेपर स्टेट क्या बोल रहा है, इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल विच हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ना MOT में पढ़ाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा ही नहीं होगा तुमने, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में भी होता है, लाइक O2, एंड हैंस इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, S2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और ये वेपर स्टेट में सल्फर जो है पार्टली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसमें S2 डोमिनेंट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, S2 डोमिनेंट होता है ना। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये डोमिनेंट बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खाली खाली S2 लाई करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि डोमिनेंट होता है S2 एलिवेटेड टेम्परेचर पर। तो सल्फर जब वेपर स्टेट में आ जाएगा ना, तो S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो कुछ ऐसा लगे इंपॉर्टेंट सा लिखने वाला तो भाई छाप लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। So now I am starting with next topic.
अच्छा मेरी क्या है ना, अब कल से मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप भी थोड़ी मेहनत करना, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं यार, अब बहुत दिन हो गए ऐसे 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 ना, इंतज़ार में बैठे रह गए कि अब खुलेगा अब खुलेगा अब खुलेगा, कब खुलेगा, खुलता ही रह गया वो। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। SO2 स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो SO2 के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ना 7-7 घंटे क्लास लगा दूंगी, ऐसे बता दूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ध्यान दो, प्रिपरेशन करते हैं SO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, व्हेन सल्फर इज बर्nt इन एयर और ऑक्सीजन। अब देखो क्या है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में क्या है, सीधी बात बोलिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना भाई, वो किससे बनता है, टुगेदर बनता है विद अ लिटिल सल्फर ट्राईऑक्साइड व्हेन सल्फर इज, अब देखो ध्यान से मैं बताता हूँ क्या है। सल्फर सॉलिड फॉर्म में लिया है ना, और उसको हमने जला दिया, हमने सल्फर को सॉलिड फॉर्म में लिया, ये फिर सिंक करना बंद कर गया यार। देखो सल्फर को सॉलिड फॉर्म में लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो SO2 गैस बन जा रही है, ठीक है। अब SO3 वाला क्या पंगा है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ पर कुछ पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और 6 से 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनता है, ये बात बोल रहा है। आ गया जी समझ में क्या बोल रहा है ये पॉइंट। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 भी बनाते हैं और थोड़ा बहुत SO3 भी बनता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलो 10-15 मिनट और झेल लेना, फिर आगे मतलब लेक्चर खत्म करेंगे। अब क्या है, इन द लेबोरेटरी के अंदर इट इज रेडिली जनरेटेड बाई ट्रीटिंग सल्फाइट, मतलब SO3 2- सल्फाइट ले लिया हमने, SO3 2- हमने ये सल्फाइट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये सल्फाइट है, सल्फाइट आया है, सल्फाइट, ये क्या है ये, हाँ हाँ हाँ, सल्फाइट है, ठीक है। तो सल्फाइट ले लिया हमने, और हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसको एसिड की प्रेजेंस में लगा दिया, ठीक है। अब सिंक काम कर गया ज़बरदस्त वाला, ठीक है भाई, है ना, कोई बात नहीं, इसको हम देते हैं मिटा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे यार पता नहीं 1-2 लेक्चर छोड़ के भाग जाते हो क्या बीच बीच में, मन दुखी कर देते हो यार तुम। वैसे ही समय बढ़िया नहीं चल रहा है, तुम और मन दुखी कर रहे हो। सल्फाइट आयन ले लिया हमने, ठीक है, SO3-2, और इसको एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, है ना, बनेगा क्या, H2O बन जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी यहाँ पर। तो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट सी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये रिएक्शन थोड़ा याद रख लें। ठीक है, इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रिपेयर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, ये तो तुम जानते ही होगे क्या है, इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, FeS2 लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना, तो यहाँ से Fe2O3 बनेगा और SO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री में कैसे बना रहे हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग करेंगे। यू नो यार कि सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सल्फाइड ओर को रोस्ट करते हैं तो SO2 गैस निकलती है ना, सल्फाइड ओर ले लिया हमने और इसको हमने क्या कर दिया, रोस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सी गैस निकलेगी, SO2 गैस इज इवॉल्व, ठीक है। चलो SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, द गैस आफ्टर ड्राइंग
इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करके हम उसको लिक्विफाई कर देते हैं और उसको स्टील के सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। तो याद रख लेना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कि भाई सल्फर गैस को, सॉरी SO2 गैस को किस सिलेंडर में स्टोर करते हो? स्टील के सिलेंडर में, स्टील सिलेंडर में, स्टील सिलेंडर में स्टोर करते हो आप। तो स्टील के सिलेंडर में आप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो SO2 गैस को हम लोग ड्राई करेंगे, लिक्विफाई करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे स्टील के सिलेंडर्स में। ठीक, स्टील से रिएक्शन नहीं होती होगी, इसलिए स्टील के सिलेंडर में रिएक्शन वो कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म कर लेंगे, छोटा सा ही बचा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं इसकी। फिर यार हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे नहीं, फिर सल्फ़र है और मेरे को लगता है कि फिर ये ग्रुप 17 आ जाएगा। सो होपफुली हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। एक ही टॉपिक बचेगा इसमें अब। ठीक है, तो आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर। सो भाई स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल, तो बहुत घटिया स्मेल होती है। एंड इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये सब तो रटना ही है। कलरलेस गैस है, एक तो पता चल गया भी कलरलेस गैस है, तो कलर है नहीं इसका। पंजेंट स्मेल है, बहुत ही घटिया स्मेल है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाता है अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये सब याद नहीं रखना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी याद रख लेना कि भाई पानी के अंदर सॉल्यूबल है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, लिक्विफाई हो जा रहा है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, कब? 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी लगता ही है ना, 1 एटमॉस्फेयर और बढ़ाना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर ही लगाता है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर, ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर से पास करा दिया, फॉर्म्स अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, फॉर्म्स अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये देखो यार पता नहीं क्या करता है, ये तो पता नहीं क्या खुल जाता है अपने आप और गड़बड़ हो जाता है टाइम। ये वाला पॉइंट देख लो, ये बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ना व्हेन पास थ्रू वाटर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी से पास करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? H2SO3 मिल रहा है, H2SO3 मिल रहा है, ये H2SO3 मिल रहा है ऐसे करके। ठीक है, SO2 गैस की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो वी विल ऑब्टेन H2SO3। H2SO3 का नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3। ठीक है, आ गया ना इतना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अंडरलाइन करना चाहना अंडरलाइन कर लेना, लिखना चाहोगे तो लिख लेना। इट रिएक्ट रेडली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो SO2 गैस की रिएक्शन की बात हो रही है, अब तो पानी के साथ रिएक्शन हमने करा दी। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन कराने पर H2SO3 का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में SO2 गैस है तो रेनी सीजन में वो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन के आपके ऊपर गिरेगा। इट रिएक्ट रेडली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो NaOH के सोल्यूशन के साथ SO2 रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, Na2SO3 का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो ये दो रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शन है ना, एक NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, विच व्हेन रिएक्ट विद मोर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब क्या है बोलने का कि अगर हम डिसेंट अमाउंट ले लें NaOH का और SO2 के साथ रिएक्शन करा दें तो Na2SO3 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ गया, सोडियम सल्फाइड बनता है। ये सोडियम सल्फाइड है ना, ये Na2SO3 क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसको लिख दे रहा हूँ, सोडियम सल्फाइड। अरे यार सोडियम सल्फाइड, ठीक है ना।
सोडियम सल्फाइड बन जा रहा है, ठीक है। NaOH रिएक्शन कर रहा है SO2 के साथ, तो सोडियम सल्फाइड बन जा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाए ना, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाए, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, NaHSO3। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 बन जाएगा। कब बनेगा ये? जब यहाँ पर हम, ये सिंक नहीं कर रहा है, NaOH की रिएक्शन करा दें किसके साथ? NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं हम प्लस SO2, लेकिन SO2 किस में लिया है हमने? एक्सेस में। ये SO2 किस में लिया गया है? एक्सेस में। तो जब हम SO2 एक्सेस में ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? NaHSO3, ठीक है। अब ध्यान दो, ये रहा Na2 कैसे बन रहा है, NaHSO3, वो यहाँ पर समझाया हुआ है तुम्हें दूसरी रिएक्शन। तो जो Na2SO3 बनता है ना, ये वापस से SO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और NaHSO3 बना देता है। समझे क्या? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। Na2SO3 वापस से SO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। जब एक्सेस SO2 लगा दोगे तो जो यहाँ पर Na2SO3 बन रहा है ना, ये वाला, ये Na2SO3 वापस से SO2 के साथ रिएक्शन करेगा और NaHSO3 बना देगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा है, इन द रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर एक जैसा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन करके CO2 क्या बनाता पता है? ये लो बना दे रहा हूँ मैं, CO2 प्लस वाटर H2CO3, H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ है ना? ठीक। तो एल्कली के साथ और वाटर के साथ जब रिएक्शन SO2 की होती है ना, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिएक्शन ऐसी ही होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, SO2 की रिएक्शन हो जाएगी क्लोरीन के साथ, तो SO2Cl2 बनेगा, ठीक है। SO2 की रिएक्शन Cl2 के साथ होगी तो क्या बनेगा? SO2Cl2 बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पर? SO2 की रिएक्शन O2 के साथ हो जाएगी तो SO3 बन जाएगा। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। SO2 की रिएक्शन Cl2 के साथ हो जाएगी तो SO2Cl2 बन जाएगा, और SO2 की रिएक्शन O2 के साथ हो जाएगी तो SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो लिखा क्या है, यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ठीक है, चारकोल, जिसको हम कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब चारकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, टू गिव सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2। तो SO2Cl2 मिल जाएगा हमें सल्फ्यूरल क्लोराइड, ठीक है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनाडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो अगर हम V2O5 एज अ कैटलिस्ट ले ले तो SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो आपको SO3 मिल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। पता है, इसे बार बार पढ़ोगे ना तब अच्छे से तुम्हें दिमाग में बैठेगा। ये एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तुम ऐसा सोच रहे हो कि एक बार पढ़ने से कुछ होने वाला है, तो मेरी बात मानो, कुछ नहीं होने वाला। तुमको ऐसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे 4-5 बार तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बनने लगी। ऐसे बार बार पढ़ोगे ना तभी ये सब याद होने वाले हैं, ऐसे खाली रट्टा मारने से तो याद नहीं होंगे। व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, जब एक मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है SO2 का, ये तो कहीं भी भाग रहा है माउस, SO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट्स आयरन 3 आयंस टू आयरन 2 आयंस। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो मॉइस्ट SO2 होता है, मॉइस्ट SO2 बोलने का मतलब क्या है? SO2 गैस विद वाटर, ठीक है।
मॉइस्ट SO2 जो होता है, SO2 गैस विद वाटर, वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे इस्तेमाल होता है, मतलब Fe+3 को वो Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, और क्या करता है, एंड डीकलराइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, एंड डीकलराइजेस, डीकलराइज कर दे रहा है। यार ये सिंक काम नहीं करता तो बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, सुनो, डीकलराइज कर रहा है एसिडिफाइड, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, बोले तो MnO4 को, की रिएक्शन SO2 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो ये डीकलराइज कर दे रहा है, तो उसका जो भी कलर था ना MnO4 का, वो कलर डिसअपियर हो जा रहा है। द लेटर रिएक्शन इज कन्वीनियंट टेस्ट फॉर द गैस। एक सेकंड रुको, तो इसको हटा दें पहले। तुम्हें समझ में आ रहा है ना सब कुछ अच्छे से, अच्छे से? यार तुम एक दो बच्चे भाग गए यार, ऐसे दुखी कर दे रहे हो, तो गलत बात है ना यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम ऐसे निकल जा रहे हो। तो क्या है कि डीकलराइज कर दे रहा है, ठीक है, किसको, एसिडिफाइड पोटेशियम, ये तो क्या भाई डिज़ाइन बन जाएगा आज ये, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को। तो MnO4 माइनस है हमारे पास, SO2 की रिएक्शन करा रहा है, तो ये डीकलराइज हो जा रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है कलर क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, पढ़ा होगा ना 9th-10th में? बताओ कलर क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। बताओगे, कोई आंसर दोगे? चलो इंतजार करा 5 मिनट तुम्हारे आंसर का, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। चलो ठीक है, ठीक है, डार्क पर्पल याद रखना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डीकलराइज हो जाएगा, पहले इसका सोल्यूशन का कुछ ना कुछ कलर होगा, और फिर ये SO2 से रिएक्शन करने के बाद डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, एंड द लेटर रिएक्शन इज कन्वीनियंट टेस्ट फॉर द गैस। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ना, ये मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इट इज़ अ टेस्ट फॉर द गैस। टेस्ट फॉर द गैस क्या है कि अगर हमें लगाना हो पता क्या कि ये गैस SO2 गैस है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन करा देंगे SO2 के साथ, और अगर कलर ऑफ द सोल्यूशन डीकलराइज हो गया, मतलब जो पर्पल कलर था ना वो डीकलराइज हो गया, कलर हट गया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि SO2 गैस है, क्योंकि SO2 गैस से रिएक्शन करने पर सोल्यूशन का जो कलर है वो डीकलराइज हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए होगे ना टेस्ट कैसे है ये। चलो खत्म ही होने वाला है। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बना लेना, यहाँ पे भी रेजोनेंस शो हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। द मॉलिक्यूल SO2 इज एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा इसका, एंगुलर। एंगुलर है ना। इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ गए ना। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यूजेस की। यूजेस की फटाफट, इतना किया तो यूजेस भी कर लिया। देखो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। तो ऐसे जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए याद करना है ना, कहाँ कहाँ पर, रिफाइन करने में शुगर को और पेट्रोलियम को। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ठीक है, तो वूल और सिल्क को ब्लीच करने में। तीसरा क्या है, एज एन एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में यूज़ किया जा रहा है। लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो ऐसे 5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो तुम खुद से अब कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले 3 क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ द प्रेजेंस ऑफ SO2 इज डिटेक्टेड। बोलो, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे
तो कलर डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 7.20 जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन Fe3 सॉल्ट, बताओ क्या होता है, जल्दी 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 से बताओ कोई जिसको पता हो। जब हम SO2 गैस को Fe3 सॉल्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आंसर तो आता नहीं यार तुम्हारा, पता नहीं क्या करते हो तुम। Fe2 प्लस में बदल जाता है, ठीक है। ये किस में बदल जाएगा, Fe2 प्लस में, Fe+2 में बदल जाएगा। अच्छा तो माउस भी नहीं काम कर रहा, मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन वीक है आज। यही बात ही है भाई, यही बात है। चलो छोड़ो फिर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड इन द SO2 मॉलिक्यूल, आर द 2 SO बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल आर इक्वल। 2 SO बॉन्ड, हाँ पता है इक्वल है, कैसे इक्वल है देखो ध्यान से। एक्चुअली में जब ये दोनों रेजोनेंस वास्तविक स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो SO2 का ऐसे बनेगा, ध्यान दो, ये ऐसे, यहाँ पर 1.5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा तुम्हें, SO, ठीक है। ये भी ऐसे बना दो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। डिजाइन बन रहा है आज यहाँ पर, SO, ठीक है क्या, ठीक है, समझे। तो ये वाला बॉन्ड, अरे यार ठीक है ना यार, ठीक ठीक ठीक। तो ये दोनों SO बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट है, समझे। चलिए तो अब मिलते हैं, इसके बाद तुम्हारी बायो की क्लास होगी है ना, तो बायो की क्लास होगी इसके बाद, और उसके बाद फिर तुम्हारी क्लास हो जाएगी फिजिक्स की, ठीक है। चलो चलते हैं अब, ठीक है। 15 मिनट बाद तुम्हारी बायो की क्लास करेंगे, तो आराम से जाओ, पानी पियो, आराम करो थोड़ा देर। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.